स्टूडेंट्स, आज हम एक क्विक जो है वो ओवरव्यू करने लगे हैं स्टैट का, तो एमसीक्यू के लिहाज से और वैसे भी। ठीक है, सबसे पहले अगर आप बेसिक से स्टार्ट करें तो स्टैट आपको पता होनी चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, कि इसमें थ्री इसके मेन पॉइंट्स थे कि इसमें हम कलेक्शन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं और फिर एनालिसिस उसका करते हैं। प्रेजेंटेशन एंड देन एनालिसिस, थर्ड क्या है, एनालिसिस। ठीक है, और स्टैट कहाँ से ड्राइव हुआ है, कौन सा वर्ड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद जो मेन हैं वो ये हैं कि स्टैट की ब्रांचेस कौन सी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ऑल टाइम पता होनी चाहिए। स्टैट की दो ब्रांचेस हैं, एक है डेस्क्रिप्टिव और दूसरा है इन्फेरेंशियल। डेस्क्रिप्टिव और दूसरा है इन्फेरेंशियल। ठीक है, डेस्क्रिप्टिव कौन सी होती है, जिस तरह ये डेस्क्राइब हम करते हैं, सिंपली जो डाटा आपके पास है उसके कलेक्शन के प्रोसीजर्स और इसके अलावा उसको हम ग्राफिकली या फिर जो भी वेज होते हैं उसके थ्रू उसको प्रेजेंट करते हैं और इसकी बेस पे हम उसका एनालिसिस करते हैं, रिजल्ट्स ड्रा करते हैं। नेक्स्ट हमने वेरिएबल्स पढ़े थे। इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स की कितनी टाइप्स होती हैं, और कॉन्टीन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल, दो तरह के वेरिएबल्स थे जिनसे हमारा लिंक रहा है। कॉन्टीन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल। कॉन्टीन्यूस वेरिएबल कौन सा होता है, जिसमें वैल्यूज़ जो हैं वो रेंज में गिवन हो, रेंज ऑफ वैल्यूज़ गिवन हो, कोई वैल्यू स्किप ना हो, जैसे आपकी एज है, हाइट है। तो डिस्क्रीट कौन सा होता है, जैसे आपके पास नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स कह लें पर सेमेस्टर, नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स। ठीक है, आपकी जितनी बुक्स हैं वो डिस्क्रीट हैं, 5, 4, 6 इस तरह से। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कुछ लॉज पढ़े थे और प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी। प्रोबेबिलिटी और उससे रिलेटेड कुछ लॉज थे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आपको पता है ये एक चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन अनसर्टन इवेंट, या फिर इंसान की जो व्यूज़ होते हैं कि अगर वेदर को देख के या किसी स्टूडेंट को देख के हम कहते हैं कि इसके इतने मार्क्स एक्सपेक्टेड है या फिर आज बारिश होने के इतने चांसेस हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है। प्रोबेबिलिटी के कुछ हमने लॉज पढ़े थे, कुछ थे एडिशन लॉज और कुछ थे मल्टीप्लिकेशन लॉज। एडिशन लॉज और कुछ थे मल्टीप्लिकेशन लॉज। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लॉज भी थे। अब एडिशन लॉज कौन सा था और मल्टीप्लिकेशन लॉज। अगर तो आपको आ जाए कि जनरल एडिशन लॉ या फिर जनरल मल्टीप्लिकेशन लॉ, तो उसका क्या वे होता है कि आपको पता है कि हम 3 से ज़्यादा के लिए कंस्ट्रक्ट करना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो आपने जस्ट 3 वेरिएबल्स के लिए कर देना है। अब एडिशन लॉ की अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर आप जनरलाइज्ड की बात करेंगे तो ये यूनियन सी भी साथ में आ जाएगा। पहले सबकी सेपरेट प्रोबेबिलिटीज़, फिर उनके इंटरसेक्शन की आपने माइनस कर देनी है और प्लस तीनों के इंटरसेक्शन की ऐड हो जाती है। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास, अगर तो ये दोनों क्या हों, इंडिपेंडेंट हों। दो केसेस इसमें आएंगे। पहला केस क्या है, ये दोनों इंडिपेंडेंट हो, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये दोनों इवेंट्स डिपेंडेंट हैं तो फिर इस केस में नहीं, ऐसा नहीं हम लिखेंगे। उस केस में होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए मीन्स ए ऑलरेडी अकर कर चुका हुआ है। अब ये जो गिवन दैट वाला एक्सप्रेशन है इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कि आपके पास ये वाली प्रोबेबिलिटी गिवन हो, ये वाली प्रोबेबिलिटी गिवन हो और आपको कहा जाए कि ये वाली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, या फिर आपके पास ये दोनों गिवन हो और आपको ये कैलकुलेट करने का कहा जाए, या फिर इसी तरह से डिफरेंट वेज में कुछ वैल्यूज़ गिवन करके और बाकी वैल्यूज़ आपको फाइंड करने के लिए कहा जा सकता है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बेसिकली कि हमने एक इवेंट की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी चांसेस चेक करने हैं जबकि एक दूसरा इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुका हो। ठीक है,
तो उसके बाद एक आपने बेस थ्योरम पढ़ा था, ये क्या था, ये बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड था। तो इसकी स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि बेस थ्योरम था क्या और ये किससे रिलेटेड है। तो ये डेफिनेटली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमने किया था कम्बिनेशन क्या होता है, कम्बिनेशन क्या होता है, परमुटेशन क्या होता है। कम्बिनेशन परमुटेशन रिलेटेड हमने किया था कि कम्बिनेशन क्या होता है, परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन और कम्बिनेशन में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इसमें ऑर्डर जो है वो मैटर करता है और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डोंट मैटर। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। ऑर्डर का क्या मतलब है ये सारा हमने डिटेल में किया हुआ है, सिंपली इन दोनों में ये डिफरेंस है। उसके बाद आपको परमुटेशन का मैथमेटिकल फार्मूला, कम्बिनेशन का मैथमेटिकल फार्मूला, जिस तरह एन पी आर होता है, इसमें एन पे क्या कंडीशन होती है, आर पे क्या कंडीशन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये किसके इक्वल होता है, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल के इक्वल होता है, एन माइनस आर फैक्टोरियल के ये इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जब n ज़ीरो हो, जब n हो और r जब ज़ीरो हो तो तब इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, जब r आपके पास ज़ीरो हो, r 1 हो तो फिर इसका आंसर क्या आता है। उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि कम्बिनेशन और परमुटेशन का आपस में क्या रिलेशन है, कम्बिनेशन परमुटेशन रिलेशन, ये दोनों आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं। तो आपको पता है जब हम कम्बिनेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं एन सी आर जो कि होता है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। जबकि जब हम परमुटेशन लिखते हैं ना तो परमुटेशन होता है एन पी आर के इक्वल, ये बेसिकली होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पूरा एक्सप्रेशन ये मौजूद है, 1 ओवर आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है। हम क्या करते हैं, इस आर फैक्टोरियल को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एन सी आर और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल है, ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है ये है एन पी आर के इक्वल। इट मीन्स जो एन सी आर को अगर आप आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एन पी आर आता है। तो इस तरह से ये दोनों रिलेटेड हैं। उसके अलावा परमुटेशन की हमने टाइप्स पढ़ी, कम्बिनेशन की टाइप्स पढ़ी, इनकी टाइप्स हमने पढ़ी थी। जिस तरह परमुटेशन की हमने पढ़ी थी साइक्लिक परमुटेशन या फिर सर्कुलर पढ़ी थी हमने। ठीक है, अगर सर्कल की फॉर्म में हो तो उस फॉर्म में क्या होगा। इसी तरह से कम्बिनेशन की भी हमने पढ़ी, वो सारी आपको आनी चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड किसी भी टाइप का जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा हमने पढ़ी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, इनकी हमने टाइप्स पढ़ी थी। सबसे पहले तो हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी, फिर इसके अलावा हमने कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी थी। ठीक है, डिस्क्रीट में आपके पास बहुत सी डिस्ट्रीब्यूशंस आती थी। अगर आप कुछ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस करना चाहें, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ी थी यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करती है, इसकी लिमिट्स किस तरह से होती हैं या फिर वेरिएशन कैसे होती है। यूनिफॉर्म में एक पॉइंट जो नोट डाउन करने वाला है वो ये है कि सबकी प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ एक्स जो है वो सेम होता है 1 ओवर के। अगर के आपके पास नंबर्स हैं या के वेरिएबल्स हैं तो सबका 1 ओवर के होगा, या स्पेसिफिकली जो भी होगा ये सबका सेम होगा। फिर उसके बाद आपने पढ़ी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, देन हमने पढ़ी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर लेटर ऑन हमने कहा कि जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्पेशल केस है ये क्या है, ये है इसका स्पेशल केस। ठीक है, इसका स्पेशल केस बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है।
इसमें दो ही पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। अब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो आपके पास 3 इसकी कंडीशंस थी। पहली ये थी कि इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। दूसरी क्या थी कि इवेंट्स जो हैं वो उसकी दो ही पॉसिबल आउटकम्स होती हैं और ट्रायल्स जो हैं वो फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स हम रिपीट करते हैं। सेकंड, आपने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन पढ़ा था P + Q = 1। P क्या थी? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थी। Q क्या थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। जब आपके पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी तो Q आपके पास डेफिनेटली 1 - P आएगा। ठीक है। इससे पहले आपने डाइस के क्वेश्चंस किए, आपने हेड टेल वाले क्वेश्चंस किए, वो आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह से आएंगे। नेक्स्ट हमने इसका जो है वो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होता है NCX P⁻x Q⁻n - x। ठीक है, इस फॉर्म में उसको लिखते हैं। इसके बाद हमने हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी मेन कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या था कि ट्रायल्स जो हैं वो क्या हैं? डिपेंडेंट हैं। ट्रायल्स जो हैं वो डिपेंडेंट हैं। ठीक है, इसमें मेन आपने यही पढ़ा था कि ट्रायल्स डिपेंडेंट हैं। और इसके अलावा इसमें भी बाकी सारी जो कंडीशंस थी वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसी ही थी। बाकी सारी कंडीशंस बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाली ही थी। और इसका भी आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि उसमें जो जो वैल्यूज़ या फिर टर्म्स इन्वॉल्व हैं उनको वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है? मीन आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होती है। और अगर आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन गिवन हो तो आप उससे मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। मोमेंट जनरेटिंग यहाँ पे है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन गिवन हो तो आप यहाँ से मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? mx of t = एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻tx। ठीक है, ये होता है। आपको पता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, अगर आप इसका क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, इसका जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आपको क्या शो करता है? फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन देता है। क्या देता है आपको? फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ये आपको देता है फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। और वो आपको पता है कि वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के इक्वल होता है। इस तरह आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास डेफिनेटली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² के इक्वल आएगा। ठीक है, और वेरिएंस का क्या फार्मूला होता है? वेरिएंस ऑफ x = एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² -एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² भी आ गई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x भी आ गया। तो ये वाला फार्मूला लगा के माइनस के साथ आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस भी आपको ज़ुबानी याद आने चाहिए। ख़ास तौर पे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर स्पेशल हमारा फोकस होगा, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो होती क्या है? बेसिकली ये कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा फाइन, जो डिस्क्रीट की हम बात कर रहे हैं उसमें और भी हैं, वो भी आपने याद रखनी है। गैमा हो गई, और गैमा बल्कि वो कॉन्टिन्यूस है। डिस्क्रीट में जितनी भी बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपने कैसे प्रूव करना है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की आगे दो कैटेगरीज हम बनाएंगे कि डिस्क्रीट के केस में क्या होगा और कॉन्टिन्यूस के केस में क्या होगा। ठीक है, अगर तो डिस्क्रीट हो तो आपका क्या होना चाहिए? समेशन f(x) 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर कॉन्टिन्यूस है तो इंटेग्रल f(x) dx आपके पास 1 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर जो भी आपके पास f(x) गिवन है, अगर समेशन डिस्क्रीट है तो समेशन f(x)
आपके पास 1 आ गया, या फिर अगर कॉन्टीन्यूस है तो इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स आपके पास डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो आपने सिंपली इस फार्मूले में एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है और इसको सॉल्व करना है। वेरिएशन इसकी गिवन होगी, वो सब पे लगानी है। तो आप अगर तो वो 1 के इक्वल आएगा तो आप बता देंगे कि ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। उसके बाद हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था मॉड क्या होता है, ये पता होना चाहिए। इसका प्रोसीजर क्या होता है कैलकुलेट करने का। कोई भी अगर आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ जाए तो आप उसका मॉड कैसे कैलकुलेट करेंगे। मीडियन की बात करें तो मीडियन क्या होता है और इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और मीडियन से रिलेटेड कुछ रिज़ल्ट भी हमने पढ़े हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा था मीन डेविएशन क्या होता है। मीन डेविएशन क्या होता है, ये जो मीन डेविएशन है ये आपको नॉर्मल के अलावा किसी दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन का पूछा जा सकता है। जो भी आपके मेन स्टेप्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वो पता होना चाहिए और इसका डेंसिटी फंक्शन भी पता होना चाहिए। डेंसिटी फंक्शन ये भी हो सकता है कि आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन गिवन हो और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपसे मीन और वेरिएंस का पूछा जाए, तो आपको ये पता है कि इसका मीन जो है वो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में ही मेंशन होता है। तो आप कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बाकी भी गैमा डिस्ट्रीब्यूशन ऑल टाइम आपको पता होनी चाहिए। गैमा डिस्ट्रीब्यूशन और इसका डेंसिटी फंक्शन पता होना चाहिए। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन और इसका डेंसिटी फंक्शन आपको पता होना चाहिए। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएशन है वो क्या होती है, 0 to 1 होती है हमेशा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। गैमा डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा 0 to इन्फिनिटी होती है, ठीक है। क्योंकि बाद में हमारे पास बहुत से ऐसे रिज़ल्ट्स थे जिनमें ये दोनों यूज़ हो रही थी। इनके मीन और वेरिएंस का आपस में क्या रिलेशन है। उसके अलावा आपने पढ़ा था कि रिलेशन बिटवीन मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन एंड मोमेंट्स अबाउट मीन। म्यूट कर लें आप लोगों के माइक, किसी का इनेबल है। मोमेंट्स अबाउट मीन, इन दोनों का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। और एक और बात हमने पढ़ी थी कि जो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन होता है वो हमेशा क्या होता है, मोमेंट अबाउट मीन्स को हम म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अबाउट मीन वाले हैं। जब हम साथ में डैश लगा दें, म्यू आर डैश लगा दें, तो ये अबाउट ओरिजिन वाले होते हैं, ठीक है। ये आपने ये दोनों का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। और μ1 जो है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। उधर से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो हमेशा मीन के इक्वल होती है। ये कुछ रिज़ल्ट्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा हमने स्क्यूनेस पढ़ा था कि स्क्यूनेस क्या होती है, और सिमेट्री से रिलेटेड पढ़ा था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनके फार्मूले क्या होते हैं और किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स आपने पढ़ा था, ठीक है। बेटा म्यूट कर लें, मैंने आपको कहा किसी का माइक इनेबल है, आप लोग म्यूट कर लें, आपको आवाज़ ही नहीं आ रही। ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स में 3 तरह की आपने टेक्निक्स पढ़ी थी। पहली थी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेक्निक। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेक्निक, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता क्या है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या था कि बेसिकली हर अगले पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी है वो पिछली सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम आता है वहाँ पे। मीन्स अगर पहली प्रोबेबिलिटी 1/2 है, अगली क्या है, अगली भी 1/2 है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाएंगे तो पहली वैल्यू तो 1/2 आएगी, लेकिन जब नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे तो उसमें प्रीवियस सारी ऐड होंगी। और इससे रिलेटेड 2 पॉइंट्स हमने देखे थे कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन हो तो आप उससे किस तरह से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बना सकते हैं, डेंसिटी फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और अगर
डेंसिटी फंक्शन गिवन हो तो आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाने का यही तरीका था कि हर अगले स्टेप पे आपने पिछली सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करते जाना है। अब अगर इससे अगला होगा तो यहाँ तक आपने सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर देना है। डेंसिटी फंक्शन बनाने के लिए आप सिंपली क्या करते थे कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते थे, उसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, डेंसिटी फंक्शन आ जाता है। ये कुछ इनके रिलेशनशिप्स पता होने चाहिए। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमने तीनों टाइप्स पढ़ी हैं, एमसीक्यू टाइप के कोई क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था मूवमेंट से रिलेटेड, आपको हर तरह का पता होना चाहिए मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है। ये किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे। मूवमेंट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए मूवमेंट्स होते क्या हैं और किस तरह से हम उनको कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट में आपने पढ़ा था एस्टिमेशन, ठीक है। एस्टिमेशन क्या होती है, अबाउट मीन क्या होती है, अबाउट वेरिएंस क्या होती है, और अबाउट, तीन तरह की आपने पढ़ी है, अबाउट मीन, अबाउट वेरिएंस और अबाउट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए और ये किस तरह से हम इनको कैलकुलेट करते हैं और एस्टिमेशन जो है वो क्यों करते हैं। और एस्टिमेशन से रिलेटेड तीन टर्म्स थी, एक थी एस्टिमेट, एक थी एस्टिमेटर और एक थी एस्टिमेशन, ठीक है। एस्टिमेशन किसको कहते थे, ये प्रोसीजर को कहते थे जो कि एस्टिमेट करने में हमारी हेल्प करता था। ये बेसिकली प्रोसीजर था। एस्टिमेट क्या था, वो वैल्यू थी जो कि आपके पास आती है। एस्टिमेटर जो था वो फार्मूला था, रूल या फिर फार्मूला जो आप यूज़ करते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने डिटेल में कर लेनी है। इसके बाद आपने लास्ट वाले जो टॉपिक्स पढ़े वो थे टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो आपको पता होनी चाहिए कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस होती क्या है, ठीक है, हम क्यों यूज़ करते हैं। उसके अलावा हाइपोथेसिस की कितनी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, और इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं इसमें बेसिकली दो ही थी, एक नल थी और दूसरी थी ऑल्टरनेट, H1 या फिर HA के नाम से ऑल्टरनेटिव थी, ठीक है, ऑल्टरनेटिव थी। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए हम इनको डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं और यहाँ से वन टेल और टू टेल किस तरह से हमारे पास टेस्ट यूज़ होते हैं। टू टेल हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम किस तरह से करते हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा था कि सिंपल हाइपोथेसिस क्या होते हैं, सिंपल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट था कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या होते हैं, कंपोजिट वही था कि आपके पास जो रिज़ल्ट गिवन हो वो सिंगल एक वैल्यू में गिवन ना हो, या ग्रेटर देन में हो, या फिर लेस देन में हो, या फिर नॉट इक्वल में हो, तो ये सारे कंपोजिट होंगे। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 0 आए, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा जो टेस्टिंग हमने की उसमें अल्फ़ा एक हमने इंट्रोड्यूस करवाया, दूसरा हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। ये टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है, अल्फ़ा क्या होता है, ये यूजुअली इसका स्टैंडर्ड जो होता है वो 0.05 हम लेते हैं जो कि 5% होता है। और अल्फ़ा किसको डिनोट करता है, ये बेसिकली 1 माइनस अल्फ़ा जो होता है ना, ये कॉन्फिडेंस लेवल को, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को। तो 1 तो जो अल्फ़ा होगा वो डेफिनेटली इसके ऑपोजिट है। और टेस्ट स्टैटिस्टिक अगर डिस्ट्रीब्यूशन टी डिस्ट्रीब्यूशन आप किस तरह से यूज़ करेंगे, अगर जी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप किस तरह से यूज़ करेंगे, अगर इसका एन जो है वो लार्ज है तो आप किस तरह से करेंगे। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है कि नहीं होती, मिनिमम कितनी वैल्यूज़ होनी चाहिए कि आप टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकें। इसी तरह से जी डिस्ट्रीब्यूशन के इसी तरह से टी टेस्टिंग की हम बात करें, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे, टेस्टिंग में भी बहुत सी टाइप्स होती हैं। तो टेस्टिंग में हमने अबाउट टेस्टिंग हाइपोथेसिस में जो हमने पढ़ा था,
टेस्टिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में हमने क्या पढ़ा था कि अबाउट मीन, अबाउट वेरिएंस और अबाउट प्रोपोर्शन, ये तीनों हमने पढ़ी थी। अबाउट प्रोपोर्शन ये तीनों हमने पढ़ी हैं, ठीक है। अबाउट मीन, अबाउट वेरिएंस, अबाउट प्रोपोर्शन, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कवर करनी है, इनको डिटेल में करना है। इससे होप्स हो कि आपका सावरा हो जाएगा। हाँ जी, फ़ायदा हुआ है कोई कि नहीं हुआ?